मिडिल ईस्ट के हालात बद से बदतर हुए और बाकी दुनिया सिर्फ बेहतर होने का इंतजार करती रह गई। उनकी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, पर हमारा क्या होगा जनाब आली? यही है आज का सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। फिक्र भारत में भी है। पीएम मोदी की अपील इशारा तो यही है कि भारत का खजाना फूंक रहा है। फरवरी में 728 अरब डॉलर, 10 हफ्ते में 690 अरब डॉलर बचे। कंपनियों और सरकार को आर्थिक चपत पर चपत लग रही है, इसलिए मोदी ने नसीहत दी तो विपक्ष ने अलग दलील दी। राहुल ने नाकामी के सबूत कह दिए, अखिलेश ने सच बताओ का वार किया। इधर सरकार की बैठकें चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आगे संकट काल है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से डॉक्टर निमिषा गौड़ मेरे साथ हैं, कांग्रेस से करणवीर सिंह राजपुरा, सोनिया शर्मा जी अर्थशास्त्री और डॉक्टर शिप्रा माथुर राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। हल्की सी चुटकी के साथ मैं शुरुआत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की बात निचले स्तर तक बीजेपी में कार्यकर्ता इतना मानता है कि निमिषा जी आज ऑनलाइन जुड़ गई, और कांग्रेस पार्टी इतना प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट है कि वो आज स्टूडियो आ गए। चलिए इस बात से शुरुआत करूंगा। निमिषा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निमिषा जी, मतलब क्या ये अपील इससे पहले नहीं हो सकती थी? कहने का मतलब यह है कि फरवरी में मिडिल ईस्ट में तनाव चालू होता है और तभी संकेत मिलने लग गए थे, खासकर तब भी जब गैस के लिए कतारें लग रही थी। लेकिन ये अपील अभी ही क्यों? मतलब उस वक्त भी नहीं जब संसद में 2 बार, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सारे हालात काबू में हैं, तब भी अपील नहीं की गई। देखिए, हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो स्थिर है, आज भी स्थिर है। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा विदेशी मुद्रा का भंडार रहा है और लगातार इसकी अपडेट भी होती रही, और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने और 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर। और जब लगातार मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में जो लगातार तनाव बना, और ईरान और अमेरिका का जो हाल ही में बार बार युद्ध की ओर जाना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज होना बार बार, फिर भी भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से सभी देशों से संवाद बनाए रखना और स्थिरता का आह्वान भी किया। और भारत एक अच्छा बड़ा भंडार के साथ में पूरे देशवासियों को सप्लाई चेन आज भी उपलब्ध करवा रहा है। जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान जारी किया तब तक भी और आज भी। लेकिन सप्लाई चेन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर बाधित हुई है। आने वाली चुनौतियां और संयम बरतना सप्लाई चेन और सतर्कता के फरवरी से ही बाधित है ना निमिषा जी? सप्लाई चेन तो फरवरी से ही बाधित है, खासकर उस वक्त भी जब प्रधानमंत्री मोदी लास्ट मन की बात कर रहे थे, उस वक्त भी बाधित थी, या जब लोकसभा राज्यसभा में बोल रहे थे तब भी बाधित थी, तब अपील नहीं करी। तब तक हम स्वप्निल जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा भंडार रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का हो या विदेशी मुद्रा का भंडार हो। उस आधार पर लगातार हम लगातार सामना कर रहे थे और ये देख रहे थे कि शायद ये संकट टल जाए, लेकिन अभी तक तो अब संकट आ गया और अमेरिका का संकट टला नहीं। अब संकट आ गया। कारण से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए सद्भावनापूर्ण अपील की। ठीक है, तो मतलब संकट आ गया ना, आगे संकट काल है। देखिए, संकट काल नहीं है, ये आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति लगातार बन रही है और सप्लाई चेन इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि भारत में तो कोई तेल कुएं की भंडार नहीं है, हम आयात ही करते हैं। यद्यपि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में हमने बहुत ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है, नेचुरल स्रोत है, उनकी और भारत ने बहुत तरक्की की है। और आने वाले समय में भी करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। हमारा जो भारत है अधिकाधिक आयात करता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। मुद्रा भंडार को संयमित रखने की अपील की है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं क्या? स्वीकार करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा आज तक हम स्थिर हैं और आने वाली समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। इस अपील को स्वीकार करके एकजुटता से राष्ट्र भक्ति का संदेश देना चाहिए था, लेकिन ये विपक्ष जो कि मुद्दाविहीन है, पुनः वही रोना रापना इनका चालू, क्योंकि विदेश का, भारत का तो विरोध करेंगे, भारत सरकार का विरोध करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। सीखा अच्छे लोगों से है ना मैम, प्रेसिडेंट बहुत अच्छा था, इन्होंने देश का विपक्ष देखा हुआ है जब ये सत्ता में थे, सीखा अच्छे लोगों से है, उसी रूट को फॉलो कर रहे हैं।
देखिए रूट तो वही था, एक कोरिया के युद्ध के अंदर नेहरू ने आह्वान जारी कर दिया था हाँ। और लगातार ये बोलते थे, इन्हीं के समय था ना कि 8 बजे बाद पेट्रोल पंप बंद किए जाने थे। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है। और हमारा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो गई है, हमने बहुत बड़ा विदेशी भंडार रखा है, चाहे मुद्रा का चाहो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, उसी आधार पर। और ठीक है। एक हालत तो ये थे कि एक वक्त के भोजन की भी अपील की गई थी किसी जमाने में भारत के अंदर, कि एक वक्त का भोजन कीजिए। और इन्होंने तो कहा था तेल का आयात का हवाला, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो ये तक भी कह दिया था कि सब्सिडी घटाने तक की बात कर दी थी तेल आयात का हवाला देकर के। ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है। अब सब्सिडी तो अब दूर की बात हो गई, कुछ खास बची नहीं है। लेकिन ठीक है, इसका एक सवाल करणवीर सिंह राजपुरा, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। करणवीर सिंह जी, मुझे 2-3 बातें समझनी थी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में जो हालात हैं वो किसी से छिपे तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की अपील अपने देश में की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, ताइवान ने, जापान ने इसी तरह की अपील अपने देशों में की है। वही अपील हमारे देश में हुई है। तो आपके हिसाब से आधी दुनिया की सरकारें नाकाम हैं। दूसरी बात यह कि मुझे बहुत अच्छे से याद है 70 के दशक में शायद इस देश ने पहला ऑयल शॉक झेला था, तब आपने प्रतिबंध लगाए थे। या 2013 अगर आपको याद हो, चिदम्बरम ने कहा था अभी फ़िलहाल सोना खरीदना टालो, ये जब प्राइस राइज वाली स्थिति थी। अभी तो सप्लाई चेन ही खत्म हो गई, तो थोड़ा तो देना चाहिए ना सरकार को भी क्रेडिट की, ठीक ठाक शायद चल रही है। स्वप्निल जी, आपकी बात सही है कि दुनिया के सभी देश ऐसी अपील कर रहे हैं, पर आपने चुटकी ली थी तो मैं उसी अंदाज में बताता हूँ। मारवाड़ी में एक कहावत है कि बाबा जी खुद तो बैंगन खावे और दूजान बोले खारा है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने कल मीडिया के सामने एक सभा के अंदर देशवासियों से अपील की, सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल कम यूज करना है, विदेश यात्राएं कम करनी है, तमाम तरह की बातें की। जनता के ऊपर जो कहते हैं ना, एक चुनावी बिल थमाने का काम जनता को किया उन्होंने। आप देखिए चुनावी बिल कैसे? प्रधानमंत्री, बताता हूं उसको अभी। प्रधानमंत्री जी ये बात बोलकर 2 घंटे बाद में 50 गाड़ियों का काफिला लेकर गुजरात पहुंच गए। ये जो राजा को जो सनक सवार हो चुकी है राजशाही की, तमाम तामझाम को तो क्या प्रधानमंत्री को पैदल जाना था? मतलब उनकी सेफ्टी सुरक्षा कुछ नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूं स्वप्निल जी, एक तरफ तो आप अपील करते हैं कि देश को संयम बरतना चाहिए, देश को संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए, और वहीं आप 2 घंटे बाद ही अपनी बात भी नहीं टिकते। आप तमाम तरह का लवाजमा, अरे ये जीत मान लीजिए आपने। करण भाई लीजिए, सुनिए ना, आप मेरी बात, आप एक इकोनॉमिकल, एक मिनट, आप एक इकोनॉमिकल कंडीशन कोट किया कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा, ये कहा, इन्होंने आज नहीं कहा है। वेस्ट एशिया में कोई युद्ध परसों नहीं हुआ है। मैंने कहा फरवरी में 2.5 महीने हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जी से जब बार बार विपक्ष सवाल कर रहा था कि देश के सामने पिक्चर क्लियर कीजिए कि देशवासियों को करना क्या है। जब तो आप बंगाल के अंदर मछली खा रहे थे, मीट खा रहे थे, इसके ऊपर राजनीति कर रहे थे, मछली कौन ज्यादा खाएगा, कौन कम खाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता देश की मूल चीजों को आए ही नहीं? सुनिए ना, एक प्योर इकोनॉमिकल कंडीशन को आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंडीशन के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये तो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, जो भी है सबके सामने। तो ये बताने का किसका काम है? राहुल गांधी जी ने तो कहा था ना लोकसभा के अंदर कि आप इसमें एक सेशन बुलाइए, और जो भी हिंदुस्तान की इन्फेंट्री है, जो संसाधन हमारे पास बचे हैं और क्या पोजीशन है, उसको आप डिक्लेयर कीजिए, देश को साथ लीजिए, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए। पर नहीं, उस समय तो बात ही नहीं करनी है। क्या कहा था लोकसभा स्पीकर ने कि देश का 9 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। जब आप बंगाल के चुनाव में सोमनाथ के अंदर आज हमने देखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी आज सोमनाथ के अंदर जाते हैं, कहां से आ गया? तुम तो अरे खुद कहते हैं, वो तो मेरे शब्द नहीं, लेकिन अभी कहां से आ गया? ऐसा क्लेम करते हैं कि मैं 8 मास का नहीं हूं, वो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, उनके ऊपर महंगाई का असर होगा नहीं, उनके को न तो ईएमआई भरनी है, न उनके बीवी बच्चे हैं, न उनको ये टेंशन है कि देश का। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का, एक आखिरी सवाल है। आपने तो कह दिया करणवीर भाई, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है। सुनिए, एक छोटा सा सवाल है, 50 दिन ही मांगे थे ना। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए, मैं बहुत सिंपल सा सवाल है। ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक तौर पर देश की जनता का साथ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपील वर्क कर रही है, नहीं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। फैक्ट है ना। आप सड़क पर जाकर, आप खुद ही नहीं आए सड़कों पर जाकर देखिए, आप खुद नहीं आए सड़क पर। आज आपने कोई प्रदर्शन किया? राहुल गांधी जी तो बार बार कह रहे हैं, आज आपने कोई प्रदर्शन किया? तुरंत कहा था कि देश को नसीहत की जरूरत नहीं है, देश को समाधान की जरूरत है, देश को संबल की जरूरत है। आप आके नसीहत दे देते हैं, आप कभी थाली बजवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कोरोना के अंदर भी आपने ठीक है, 2 मिनट
मिनट ठीक है करणवीर भाई, और भी लोगों को शामिल कर रहा हूं। निमिषा जी आपको भी रोक रहा हूं। करणवीर भाई 2 मिनट, करणवीर भाई रुक जाइए, मुझे और भी गेस्ट को शामिल करना है। सोनिया जी 2-3 सवाल हैं और चूंकि इंटरलिंक्ड है इसलिए मैं एक साथ बोल रहा हूं। ठीक है, पहला तो ये कि क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन था? दूसरा ये कि क्या ये कदम उठाने में हमसे देरी हुई? पहले तो इन 2 सवालों को एक साथ क्लब रखता हूं। इसके अलावा ऑप्शन ये था जी कि हम जो इसका सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, क्योंकि अभी भी हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इस वजह से हमें डॉलर ज़्यादा खरीदना पड़ता है, इस वजह से हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो ये जो सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड करवाया है, मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर हम ऑयल का यूज़ 5% से भी कम कर देते हैं तो जो हमारा कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो सीधे $2 बिलियन से कम हो जाता है। और ये जो 4 क्षेत्र बताए प्रधानमंत्री जी ने, इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारतीयों ने $256 बिलियन खर्च किए हैं। विदेश घूमने में $31 बिलियन, गोल्ड इंपोर्ट इंडिया 70% अपना करता है, क्रूड ऑयल 70% इंपोर्ट करता है, गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड की डिमांड का। तो अगर ये $258 बिलियन को हम कम करते हैं तो हमारा टोटल जो कैड डेफिसिट है $119 बिलियन। नहीं, जब हमारा जीडीपी बहुत अच्छा है और उसका आकलन भी बहुत अच्छा है तो फिर इस तरह की अपील की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर सवाल ये भी है कि क्या इसमें देरी हुई? ये सवाल साथ साथ जुड़ा हुआ है। ये देरी हो सकता है किसी राजनीतिक कारणों से हुई हो, या ये हुआ हो कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा, बट युद्ध जो है वो अनुमान से ज़्यादा लंबा चला गया है। हालांकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, लेकिन सर आपदा कभी आपका स्टेटस देख के नहीं आती है। ये जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन है, पूरा विश्व युद्ध से त्रस्त है। हार्मुज स्ट्रेट जो ऑयल का पैसेज है, मतलब हम संकट काल के दरवाजे पे खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं संकट काल के दरवाजे पे हैं। इन्फ्लेशन अगर हम जो अभी कहा जा रहा है कि कंट्रोल में, बिल्कुल कंट्रोल में है। आप दूसरे कंट्रीज का देखिए, 30 से 40% पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। डीजल का प्राइस इंक्रीज होता है, वो आपको सिर्फ फ्यूल कॉस्ट नहीं बढ़ाता है, वो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, आपकी महंगाई, हर चीज बढ़ाता है। तो हम अभी तक उससे बचे हुए हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये जो अब हमने यूजेस में कम करने का जो बात किया है, ये शॉर्ट टर्म बैंडेड लगाने का काम है सर। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आत्मनिर्भर बने। ठीक है, मैं क्षिप्रा जी देखिए बड़ी अजीब सी विडंबनाओं से दो चार हो रहा हूँ। पहले तो ये कि आप कह रहे हैं कि साहब सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, आधी से ज़्यादा जगह तो कनेक्टेड नहीं है। चलो मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं जयपुर को ही पकड़ लूँ, कितनी बसें चल ही रही हैं। मतलब रोडवेज़ के पुराने एम्प्लॉयज़ बार बार धरने पर बैठते हैं कि नई बसें कब लाओगे, नई बसें कब लाओगे। मेट्रो की मैं बात कर लूँ तो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ही तो चलती है, क्या बाकी का जयपुर जयपुर नहीं है? और उस पर जो आप खर्चा कर रहे हो उतने में तो बसें आ जाती, तो आज हम बसों से चल लेते। ये तो हो गई विडंबना नंबर 1। विडंबना नंबर 2 ये कि अगर आप ये अपील पहले कर लेते, उसी के बाद तो शादी का सीजन आया, लोगों ने तो धड़ाधड़ सोना खरीदा। तो हाँ स्वप्निल जी, जो दूसरी बात आपने कही कि इतनी देरी क्यों की अनाउंस करने में, तो वो तो अगर हम उस लिहाज से देखें कि एक इंटरनल जो हमारा माहौल है, राजनीतिक माहौल है, उसमें चुनाव थे, तो चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा या उस तरह का अनाउंसमेंट करना, मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी के तहत ही होगा, क्योंकि जो चैलेंज है वो अकेले भारत के सामने नहीं है, पूरी दुनिया में। और आप देखिए कि करीब 60 देश है जहां काइनेटिक वॉर्स चल रहे हैं। इस वक्त युद्ध चल रहे हैं 60 देशों में कम से कम। तो भारत के लिए एक चुनौती तो ये है कि हम आसपास अगल बगल जो हमारे नेबर्स हैं उनसे हम झगड़े में, उनसे हम सीधे युद्ध में ना पड़े, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो इंतजार किया वो इसलिए, सीधी सीधी जो बात लगती है वो इंतजार इसलिए था कि अभी चुनाव हो जाए। और ये बिल्कुल किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है इसमें, घर घर में ये चर्चा थी कि भाई युद्ध दुनिया में चल रहा है, लेकिन अभी महंगाई जो है वो बढ़ेगी तो सही, और इंतजार है जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपील वो की है जिसके लिए लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए कोई आउटरीच नहीं है, उल्टा अपील वर्क कर रही है। बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, उनको रियलिटी पता है। और युद्ध की जहां तक बात है, अभी जो एक्सपर्ट कह रही थी, युद्ध तो ऐसा है कि सबको पता है कि आसानी से अभी खत्म होने का कोई सूरत नहीं है, कोई अभी नहीं खत्म होने जा रहा है युद्ध। ये
तो युद्ध की स्थितियां जो दुनिया में बनी हुई है उसका असर भारत पर भी है। और मुझे लगता है ये एक विश्वास का माहौल, मतलब मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, कानों में जो सुनते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते बैठते हैं लोगों के बीच में, तो वहां मुझे लगता है कि लोगों को मालूम है कि भारत ठीक ठाक कर रहा है। अब चौथी अर्थव्यवस्था है नहीं, ये तो बहुत डिबेटेबल बात है, आंकड़ों में क्या है और कहने में क्या है, लेकिन भारत फिर भी बहुत बेहतर स्थिति में है। और ये जो संकट है उसमें पूरा देश साथ में होगा। लेकिन बात यह है स्वप्निल जी, जो हमें बात करनी चाहिए आज के दौर में, वो ये है कि इस संकट का जो सबसे बड़ा असर है वो एक इलीट वर्ग जो है, जिसके पास खूब धन दौलत है, जिसको खर्चा करने में, जाने में, पेट्रोल में, उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं आता है। एक तो वो तबका है, दूसरा तबका है मिडिल क्लास। उस मिडिल क्लास के लिए जो अपील है कि आप सोना ना खरीदें, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सोना खरीदने के दौरान जो हमारा डॉलर पे जो खर्चा, मतलब डॉलर जो हमारा पैसा बाहर जाता है, वो पैसा जो है वो बचा रहे। भले ही आप ये जो बॉन्ड्स हैं उसमें लगाएं, बैंक्स में जमा करें पैसे, और पैसे निकाल के तो सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी में वो चलता रहे। तो ये एक स्ट्रेटेजी ये है कि एकदम पैनिक नहीं क्रिएट, कोई भी देश होता है वो पैनिक सिचुएशन में भी पैनिक क्रिएट करने की स्थिति में नहीं होता है। और तीसरा तबका जो है, मतलब एक एलीट तबका है, एक मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा मार जिस पर आने वाली है और जिसकी वॉइसेस जो है ना स्टूडियो में सुनाई देंगी, ना जमीन पर सुनाई देंगी, ना धरातल पे सुनाई देंगी, वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होंगी, हमारे पास इतनी जमा पूंजी है कि हम अपना घर बार चला लेंगे सालों तक। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो कि 40% का कंट्रीब्यूशन करता है भारत की इकोनॉमी में, उसके जो देखिए स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत हल्के में आंक रहे हैं। हमारा भारत जो है, भारत ने कोविड महामारी और दुनिया का सबसे बड़ा जनता कर्फ्यू भी हमने किया था, और बहुत कुशलता पूर्वक भारतीयों ने उसको निभाया था। वो मत भूलिए, जब पूरी दुनिया बिखरती चली गई, घरों से बाहर नहीं निकलना था ना निमिषा जी। आज तो घरों से बाहर निकलना है। अगर सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलेगा तो मैं टैक्सी पकड़ूंगा, कैब पकड़ूंगा, वो तो महंगा है। तो देखिए स्वप्निल जी, आप देखिए 40% अमेरिका का मौका दूंगा, 2 मिनट रुक जाते हैं। अफ्रीका में 60% तक पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, और तब भी भारत में आज भी दाम स्थिर है। सिर्फ आह्वान ही किया गया प्रधानमंत्री जी। मुझे एक बात बताइए ना कि ये जब वॉक द टॉक का मौका आता है तो आप लोग चूक कैसे जाते हैं? आज तो कांग्रेस आपका मजाक उड़ा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में, मतलब कितने दिन बीते। सुनिए निमिषा जी, शपथ ग्रहण समारोह में 20-22 राज्यों के मुख्यमंत्री पैदल चल के तो आए नहीं, ट्रेन से तो आए नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। आए तो वो विमानों से ही हैं। उन्होंने कौन सा कार पूलिंग की? तो ये जब वॉक द टॉक का मौका आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है, जब वॉक द टॉक का मौका आता है तो बीजेपी पिछड़ क्यों जाती है? देखिए कांग्रेस तो आज मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं। घटनाओं पर प्रतिक्रिया के अलावा कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं। पर क्वेश्चन तो है ना, एक रचनात्मक विपक्ष होता तो आज संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर भी, क्योंकि आज आप नई गाय बगाया 3 राज्यों में। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। करणवीर भाई प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। दूसरी बात, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी लेकिन निमिषा जी, जश्न तो मनाया ना आपने, जश्न तो मनाया। चलिए, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं थी, आपको प्रचार में सबको दौड़ाना था, वो कर लिया। जश्न में भी तो आप लोग 20 मुख्यमंत्री वीडियो वॉल पे जुड़ सकते थे ना, वर्चुअली जुड़ सकते थे। तो हम वॉक द टॉक क्यों नहीं करते? हम आप ही की तरफ तो देखेंगे क्या? 2 मिनट करणवीर भाई सुनिए, एक बहुत जरूरी सवाल है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। 2 मिनट करणवीर भाई। निमिषा जी देखिए, मेरे सवाल का मैं एक एड ऑन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आज क्या हो सकता था? आज ये हो सकता था कि प्रदेश सरकार एक गाइडलाइन निकालती सरकारी अधिकारियों को कि एक ही कॉलोनी में रहते हो तो कारपूल करके आओ, जैसा कि कोरोना के टाइम पे हुआ था। मैं याद दिला रहा हूं, ठीक है? या फिर राज्य सरकार आपको ये भी बता सकती थी कि या पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों के बीच में इन जनरल ये मैसेज डाल सकती थी विधायकों को कि भाई विधायक साहब ऐसा है कि अब कम गाड़ी पे निकलो, है ना? पर कोई जनरल गाइडलाइन निकाली नहीं गई। देखिए स्वप्निल जी, ये सद्भावनापूर्ण सजगता और सतर्कता का आह्वान है, ठीक है? कोई चुनौती नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा संकट आ गया है। चुनौती आप तो है मैडम, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ आप ये कहिए कि संकट नहीं है, चुनौती तो है। करणवीर भाई 2 मिनट, अब आप मेरा सवाल लें। करणवीर भाई 2 मिनट, आप मेरा सवाल लें। करणवीर भाई, अरे करणवीर भाई मेरा सवाल लें, मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि इस आह्वान, इस नसीहत के अलावा कुछ आपके पास है? आपने कोई रास्ता नहीं बताया।
कंस्ट्रक्टिव विपक्ष क्या बताता कि इसके साथ साथ ये भी करो, लेकिन विपक्ष ने क्या बताया, आप तो नाकाम हो, रास्ता नहीं बताया। रास्ता क्या है? स्वप्निल जी, सरकार को रास्ता नहीं दिखे वो एक अलग बात है, मीडिया भी अगर रास्ता नहीं देखना चाहे। आप राहुल बताओ गांधी ना। जी ने बार बार बोला है क्या? कि आप कि संसद में साझा सत्र मीटिंग बुलाओ। कीजिए, बातचीत कीजिए, आप क्लेरिफाई उसमें क्या दोगे? नहीं, क्लेरिफाई तो उसमें क्या दोगे? एक आइडिया बात दोगे ना, बताइए, आइडिया स्वप्निल क्या? जी, आप अपनी बीमारी अगर जाके किसी डॉक्टर को शेयर करेंगे कि मुझे ये बीमारी अरे है, भाई, आइडिया आप अपनी बताओ बात ना। बताएंगे कि आपके हमारे पास कुछ तो इतना होगा। रिजर्व है, अरे ये कुछ हमारे तो पास- होगा। नहीं करणवीर भाई, कुछ तो आप होगा। बताना ही ये नहीं इतने चाहते। बड़े ट्वीट में आप अपनी राय भी तो रख सकते हो। सुनिए सुनिए सुनिए, राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि सरकार हमें नहीं बुला रही। एक्सपर्ट भी सुनिए बैठे सुनिए हैं, सुनिए आप इनसे पूछ सुनिए लीजिए, जब तक आप नहीं सरकार करणवीर भाई, आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगी, मैं आपको बताता डेटा हूं, नहीं बताएगी मैं आपको कि हमारे बताता पास हूं, रिजर्व कितना मैं आपको है, बताता हूं डिमांड राहुल गांधी से कितनी क्या है, सप्लाई एक्सपेक्टेशन क्या है, नेता क्या नहीं, प्रतिपक्ष उससे आप से। चाह रहे हैं विपक्ष से करणवीर भाई, solution दे दें। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष को आप नेता ये तो बताइए कि प्रतिपक्ष कितना समाज- ब्रिलियंट समस्या होता, क्या है? कितना ब्रिलियंट होता। देखिए मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि सरकार हमें बुलाई नहीं रही, हमारे सुझाव नहीं जानना चाहती। ये मैं ट्विटर पे अपने सुझाव लिख रहा हूं। बोला है साहब, 9 कहाँ है मार्च, सुझाव? सुन तो लीजिए आप, 2 मार्च को ही उन्होंने कहा है। अरे सुझाव 2 कहाँ है? मार्च को ही उन्होंने कहा है क्या? कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात कीजिए। सुझाव कहाँ है उसमें? तो स्वप्निल जी, आप बात ही नहीं करेंगे विपक्ष से, सुझाव यही तो था ना। अरे आप देश से बात कीजिए, विपक्ष क्या आपको बात बोल करना है? सकता आपके पास क्या है? सुझाव था। क्या सुझाव था? एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी हाँ। तब 2014 के अंदर ओएनजीसी के अंदर कांग्रेस सरकार 13,000 करोड़ का रिजर्व छोड़ के गई थी। हाँ। वो कांग्रेस के कार्यप्रणाली को पता है कि कैसे रिजर्व, अरे तो कैसे सुझाव कैसे डालो समाधान ना। करना है। और उस समय 2000 सरकार नहीं बुला रही, घमंडी है। चलो ठीक है, घमंडी है, नहीं बुला रही, लिख देते थे आप। स्वप्निल जी, 2014 तक हिंदुस्तान 27% का सेल्फ जनरेशन करता था फ्यूल का। ठीक। आज क्या स्थिति है? ठीक है। 13%। शिप्रा तो जी, यही तो कह रहे हैं। ठीक है। अगर आप हमारे शिप्रा साथ जी, विचार 2 मिनट का करणवीर भाई। साझा शिप्रा जी, करेंगे, जब आप बात क्या करेंगे जोड़ना ना, चाह रही आप थी? तो आरोप लगाएंगे 2 मिनट, जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है। ये कर दिया, मनमोहन जी ने ये कर दिया, इकोनॉमिकल चिदम्बरम सिनेरियो ने को सवाल ये कर पॉलिटिकल दिया। सिनेरियो अरे साहब, बनाया जा रहा है। आपने क्या प्रॉब्लम किया? ये बात है। करना चाह रहे हैं। हाँ, और शिप्रा जी, मैडम ने भी एक बात बताई। 2 मिनट 2 मिनट, शिप्रा जी, शिप्रा जी के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, 5 दिन बाद ठीक है, खुद का प्रोग्राम बना लिया, यूरोप घूमने का। सुन लिया, आप बता ठीक है, दीजिए। सुनिए ना आप, अब मैडम 2 मिनट बता रहे थे, कुछ बिलियन रुक का जाइए, पैकेज बनाया, रुक जाइए। कितने बिलियन खर्चा हो गया हाँ, शिप्रा जी आपकी बारी है, इसमें मोदी आप जी क्या ने जोड़ना कितना चाह रही किया? थी? मोदी हाँ जी ने कितना 2 मिनट 2 मिनट। मैं हाँ उस पर बात कहना चाह रही थी, हाँ। जो निमिषा जी ने बीच में मतलब इंटरवीन किया, इस बात को लेकर जस्टिफाई किया कि ऐसा संकट की स्थिति नहीं है कि हम इस तरह से पैनिक करें, और ये सिर्फ एक आगाह करने के लिए बात है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है उनकी कि वो आगाह किया है, संयत रहना है, ये तो जरूरी बात है पूरे देश भर के लिए। तो जो उन्होंने एग्जाम्पल दे रही थी कोविड वाला, मैं एक्चुअली वही बात कह रही थी कि बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी का या जो संकट का दौर होता है उसमें सरकारें सपोर्ट करती हैं। आप फ्रीबीज की बात कर लीजिए या तमाम योजनाओं की बात कर लीजिए, लेकिन बात ये स्वप्निल जी, मैं तो बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी आपको बता रही हूँ कि तमाम योजनाएं हैं, अच्छी बात है, सरकार सोचती है इस दिशा में कि बहुत बड़ा वर्ग है जिसके के ऊपर संकट आएगा, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, आज है और कल व्यवस्था नहीं है घर बार की, तो उसके लिए जो स्कीम्स है। लेकिन गैप कितना है इसकी? मैं अभी झारखंड जाके आई पिछले महीने, वहां पर बीडी वर्कर्स की मैंने स्थितियां और वहां पर उनसे बातचीत की, तो मैंने देखा कि आपने श्रम कार्ड्स बना रखे, लेबर कार्ड्स बना रखे हैं, लेकिन कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई व्यवस्था है, हम कैसे उसके लिए अप्लाई करें, कैसे उसको एक्सेस करें, कैसे वो मतलब अगर संकट आप हमारे नहीं तक मान रहे और पहुंचे। चुनौती मान रहे हैं तो समय रहते आप जाग जाएं और आप पहले से एक प्लान बनाकर रखें। मेरा अंतिम सवाल है सोनिया जी आपसे है, हम बहुत ज्यादा अपने बैकअप पर फोकस्ड हैं, जो भी चीज हमारे पास बैकअप में है, ठीक है, सप्लाई चेन बाधित है, बैकअप बढ़ने वाला नहीं है, वो बैकअप कम ज्यादा होता रहेगा, वो बैकअप ही रहेगा। एक तो ये कितना सस्टेनेबल बैकअप प्लान है, और दूसरा कितने समय तक टिक सकता है? जो आंकड़े कहते हैं हमारे पास 90 दिन का बैकअप प्लान है, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो जैसे कि मैडम ने कहा, जो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम ये उपचार की अवस्था में चल रहे हैं, और अगर हम इस यूजेस को थोड़ा सा भी रिड्यूस करते हैं तो हम अपना बैकअप का एक्सपोजर है वो बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसके बाद चाहे युद्ध लंबा चले, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहूँगी, इस बात को मैं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन आज से 60 साल पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक टाइम खाना खाइए। वो इंडिया को इंपोर्ट जो गेहूं पे डिपेंडेंट था, उस इंपोर्ट को बचाने के लिए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक टाइम भूखे रहिए। इंडिया को फास्टिंग की उन्होंने सलाह दी थी, और वो उन्होंने अपने परिवार से सबसे पहले इम्प्लीमेंट करी थी। वही चीज फॉरेक्स रिजर्व तो अभी डिप्रिशिएट हो रहा है। हाँ जी, हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है। हम 70% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। गोल्ड हम सेकेंड लार्जेस्ट डिमांडिंग कंट्री हैं।
इन द वर्ल्ड। तो हम जब तक हम अच्छा, समय रहते हमने जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को नहीं संभाला, जी वो हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा, वो इस पीरियड परेशानी में? खड़ी करेगा, बिल्कुल करेगा। करेगा। और उसका रीजन सिर्फ ये है, सिर्फ एक रीजन है रुपए के डेप्रिशिएट होने का। पिछले साल भर में 10% से ज्यादा रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गैप को फुलफिल करने के लिए डॉलर बाय करना पड़ता है। करेक्ट। जब हम डॉलर खरीदते हैं हमारे रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, उससे फिर हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डिफर होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल Thank इतना ही, you. नमस्कार। थैंक यू।